हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ेंगे आज घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स, जो आपको यूपी आरओ प्लस यूपी पीसीएस 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है या ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपसे फर्स्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियां जो हैं कैसे कैसे आती, कौन फर्स्ट पे आता है, कौन सेकंड पे आता है, कौन थर्ड पे आता है। तो हम देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। पुर्तगाली जो कंपनी होती है आपकी, वो सबसे पहले आती है। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आएगी। फिर आएगी आपकी डच कंपनी। इंडिया की बात हो रही कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर आपके अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज। उसके बाद आएंगे आपके फोर्थ पे डेन आएंगे, डेन कंपनी आएगी। और फिफ्थ पे जो है आपकी फ्रांसीसी कंपनी यहाँ आती है इंडिया में। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले कब आते हैं तो 1498 में आते हैं, और सबसे लास्ट में यही जाते भी हैं 1961 में। तो ये पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी कौन सी है, तो पुर्तगाली है। 1961 में जाती है और आती कब है तो 1498 में। सबसे पहले आती है और सबसे लास्ट में जाती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं किसी न किसी पेपर में। तो आगे हम देखेंगे 20 मई 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आता है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आता है, तो 20 मई 1498 में आता है। और ये किसके साथ, मतलब किसकी सहायता से आता है, तो एक हमारे नाविक हैं अब्दुल मजीद, इनकी सहायता से ये यहाँ पहुँचता है, अब्दुल मजीद। और ये आते कहाँ पे है वास्को डी गामा, तो कालीकट के तट पे ये आते हैं। कालीकट का एरिया कौन सा है हमारा, तो केरल का जो मालाबार का एरिया है, उस टाइम पे ये कालीकट कहा जाता था, कालीकट। और वहाँ का शासक कौन था कालीकट का, तो ये आपके शासक थे जमोरिन, जिनकी उपाधि थी, इनका नाम नहीं था, लेकिन ये इसी नाम से फेमस है, तो आपको यही जानना पड़ेगा। वहाँ का शासक कौन था, जमोरिन था। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। आपको भरोसा ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु पूछा जाता है कि कौन ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मीड़ा लेके आए थे। अल्मीड़ा जो है ये पुर्तगाली गवर्नर भी 1505 में बने थे। तो इस तरह से यही पुर्तगाली गवर्नर 1505 में बनते हैं, और उसके बाद इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों लाते हैं, तो हिंद महासागर में ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लाते हैं कि जो भी व्यापार होगा, कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अब व्यापार करेगा तो पहले इनसे परमिट लेगा, उसके बाद ही वो व्यापार कर सकता है। अगला है हमारा समुद्री यात्री दिया हुआ है, और दूसरी तरफ देश दिया है कि कौन से समुद्री यात्री किस देश से आए थे। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से थे। इन्होंने किसकी खोज की, तो भारत की खोज की। हालांकि भारत तो पहले से ही था, लेकिन इन्होंने सिर्फ रास्ते की खोज की, सबसे कम जो रास्ता है भारत आने का, उसकी खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं, ये कहाँ से हैं, तो ये स्पेन से हैं, और इन्होंने अमेरिका की खोज की। ये तो निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन पहुँच गए अमेरिका, तो इन्होंने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक जो है ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने किसकी खोज की, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और तस्मान जो हैं ये हॉलैंड से थे, इन्होंने किसकी खोज की, तो तस्मानिया प्लस आपका न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने की। अब खोज का मतलब क्या है, इन्होंने रास्ते की खोज की, न कि देश, वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। आगे हम देखेंगे पुर्तगाली यात्री देखते हैं। दुर्दाट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीज, ये सभी जो हैं पुर्तगाली यात्री हैं। ऐसे क्वेश्चन में दिया देता है कि कौन से हैं जो पुर्तगाली यात्री हैं या नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं बारबोसा, डोमिंगो पायस, नूनीज, ये तीनों ही जो हैं ये क्या हैं, पुर्तगाली यात्री हैं। डोमिंगो पायस आपके कृष्णदेवराय के शासनकाल में आता है। बारबोसा और डोमिंगो पायस दोनों ही कृष्णदेवराय के शासनकाल में आते हैं, जबकि न्यूनीज जो है किसके शासनकाल में, तो अच्युत राय के शासनकाल में ये आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से 3 क्वेश्चन आराम से बन गए हैं, और इसको याद रखिएगा। अगर ना हो तो पीडीएफ के साथ आप इसको लिखते भी चलिए। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। ये गवर्नर कब बना था, पुर्तगाली गवर्नर ये भारत में कब बना, तो 1509 से लेके 1515 तक ये बनता है।
ये पुर्तगाली गवर्नर बनता है और इसने बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन कौन सा अच्छा काम किया? तो 1510 में जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लेता है। किसको छीनता है? गोवा को छीनता है। ये गोवा के शासक रहते हैं यूसुफ आदिल शाह। और भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को कौन कहता है? तो अल्बुकर्क कहता है, ताकि यहाँ पे उनकी जो बस्ती है उसको सुदृढ़ता मिल सके। अगला हम देखेंगे, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। कब किया था? तो 1611 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया? 1611 में। और पूछा जाता है कहाँ पे स्थापित किया? तो मछलीपट्टनम में स्थापित किया। ये एक अस्थायी कारखाना था। इन्होंने पहला अपना स्थायी कारखाना कहाँ पे खोला? तो ये खोलते हैं 1613 में सूरत में ओपन करते हैं। सूरत आज का गुजरात, वहाँ पे ओपन करते हैं। यह इनका स्थायी कारखाना होता है। तो दोनों ही पूछा जाता है कि पश्चिमी भारत में इन्होंने स्थायी कारखाना कब ओपन किया? तो 1613 में सूरत में किया। और अस्थायी कारखाना जो पहला था दक्षिण भारत में कहाँ ओपन किया? तो मछलीपट्टनम में 1611 में। ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। पूर्वी भारत में, अब ऐसे भी पूछा जाता है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अब ये तो आपका दक्षिण भारत था, यहाँ पे याद रखिए दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना, पूर्वी भारत में पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में ओपन किया, और पश्चिम भारत जो सूरत का एरिया है आपका 1613 में। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं की वजह से भी पहला कारखाना इनका पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला हमारा है पॉइंट, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो डुप्ले जो थे फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता थे, इन्होंने जो है 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। अगला है हमारा, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो दा अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया गया। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम दुर्ग या प्रथम कारखाना था उसका निर्माण किसने कराया था? तो अल्फांसो दा अल्बुकर्क, जो कब गवर्नर बन के आता है? तो 1509 से लेके 1515 तक ये गवर्नर रहता है। इस टाइम ये गवर्नर नहीं है, इस टाइम गवर्नर अल्फांसो दा अल्बुकर्क नहीं है। 1503 में ये कोचिन में कारखाना स्थापित करता है। आगे देखेंगे हम, 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लेता है। कौन करता है? तो अल्मीड़ा, जो गवर्नर रहता है उस टाइम पे। तो 1509 में कौन अधिकार करता है द्वीप पर? तो अल्मीड़ा करता है। दमन द्वीप का एरिया कहाँ है? ये भी आप एक लोकेशन देख लीजिएगा कि द्वीप आपका गुजरात के आपका काठियावाड़ के जो खाड़ी है वहाँ पे मिलेगा। आगे देखेंगे, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? तो बंगाल में पुर्तगालियों की एक ही फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? तो हुगली थी। हुगली में ही इन्होंने पूरा लूटपाट का जो काम करते थे हुगली में ही किया जाता था। ये क्वेश्चन इरेज होता है कि पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र किसे बनाया? तो हुगली को बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीनो डी कुन्हा जो थे, नीनो डी कुन्हा, इनका कार्यकाल कब से कब था? ये गवर्नर कब बन के आए थे? तो 1529 से लेके 1538 में ये गवर्नर बनते हैं। और नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेनोथॉमी पे और बंगाल हुगली में इन्होंने पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की थी। तो पुर्तगाली बस्ती की स्थापना नीनो डी कुन्हा ने एक कहाँ की थी? तो हुगली में की थी और सेनोथॉमी में की थी। और इन्होंने सतगांव और चटगांव में भी जो है बनाने के लिए, मतलब पुर्तगाली बस्ती बनाने के लिए परमिशन ली थी। आगे हम देखेंगे, चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। तो चिनसुरा में जो किले का निर्माण कराया था उसका नाम क्या रखा था? तो गुस्तावुस नाम रखा था। किसने रखा था? तो डचों ने रखा था। तो ये पूछा जाता है कि डचों का कौन कौन से कारखाना खोले गए हैं, डचों ने कहाँ कहाँ अपने कारखाना खोले हैं? तो जैसे चिनसुरा हो गया, श्रीरामपुर हो गया, इन सभी में इनके कारखाना हैं। अब ये मत देख लीजिएगा श्रीरामपुर यहाँ डेनिस का है तो वहाँ पे इनका कारखाना नहीं होगा, वहाँ पे भी डचों का कारखाना था। श्रीरामपुर में डेनिस का प्रमुख केंद्र था। श्रीरामपुर जो था वो डेनिसों का क्या था? प्रमुख केंद्र था। अगला हम देखेंगे, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो पौंडीचेरी को सबसे पहला उपनिवेश कौन बनाता है? तो पुर्तगाली बनाते हैं।
इसके बाद जो है डेन्स आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, सभी का पौंडीचेरी पे अधिकार होता है। इसलिए ये भी क्वेश्चन इरेज होता है कि जैसे आपके कौन से ऐसे कंपनी थे जिन्होंने अपना कारखाना पौंडीचेरी में स्थापित नहीं किया, प्रभुत्व उनका स्थापित नहीं हुआ, तो सभी का हुआ था, ये याद रखिएगा। पुर्तगाली, डेन और डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सभी का कभी ना कभी अधिकार था पौंडीचेरी पे। यहाँ पे हम देखेंगे 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की थी। तो वो फ्रांसीसियों ने भी कब स्थापित की पौंडीचेरी में अपनी बस्ती? तो 1673 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया। अब देखिए, हम देखें तो आपको पुर्तगाली भी हो चुके हैं, डेन्स भी हो चुके हैं, डच भी हो चुके हैं, फ्रांसीसी प्लस अंग्रेजी, तो पांचों कंपनियों ने अपने कारखाने पौंडीचेरी में कभी न कभी स्थापित किए थे। 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जो 1814 में उनकी पेरिस की संधि हुई उसके तहत इन्होंने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी सौंप दिया। ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी कब दिया? तो पेरिस की संधि के तहत इन्होंने दिया था। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पर भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया है? तो ये आपका मद्रास है। तो मद्रास में कब स्थापित किया गया? 1688 ईस्वी में। ये आपका आज भी क्वेश्चन बनता है कि पहला आपका भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? तो मद्रास में। वो भी कब स्थापित किया गया? 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और वहाँ आधुनिक कोच्चि, आपके कोचीन में फोर्ट विलियम्स किले का निर्माण किया। अगला है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी कंपनी की सफलता क्यों हुई, क्यों उसी का प्रभुत्व पूरे भारत पे बना रहा और कंपनी नहीं रह पाई, तो ऐसा क्यों हुआ, उसके कारण हम देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी आपका। और सेकंड क्या था? कंपनी की जो सेना थी उसको पश्चिमी जो है प्रशिक्षण मिला था, मतलब आधुनिक प्रशिक्षण मिला था, तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। इंग्लैंड में जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेके सेना का आएगा, इंडिया में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है प्लस आपका सैनिक बनने के लिए, तो भारतीयों से तो ज़्यादा बेहतर ही होंगे। तो इस वजह, और उनके पास जो है आधुनिक हथियार भी थे, नए नए हथियार जो बन रहे थे वो सभी से वो लैस थे। अगला हम देखेंगे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारतीय सैनिकों में क्या था? राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में वे लगा सकता था। तो भारतीयों में ये था कि जो उनको पैसा या वेतन देता था उनकी वो स्वामी भक्ति करते थे पूरी ईमानदारी से। अगर उनको भाई बंधुओं को भी मारना पड़े, अगर वो लोग कह दें, तो उनके लिए भी वो सारी चीज़ें हो रही थी। तभी तो 1857 का जो विद्रोह था, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड की तुलना में, लेकिन फिर भी भारत पे वो लोग कब्जा करने में सफल रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है आपका, पॉइंट नंबर 15 है, किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? तो हम देखते हैं, ये है आपका लीवेंट कंपनी। ये कब आई थी? तो 1593 में ये स्थल मार्ग से आती है। तो पहला जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र किसे मिला? तो लीवेंट कंपनी को मिला। और ये किस मार्ग से व्यापार करने आती है? तो स्थल मार्ग से व्यापार करने आती है। जो स्थल मार्ग से व्यापार करने वाली पहली कंपनी होती है आपकी लीवेंट कंपनी 1593 में। और जो समुद्र मार्ग से या यूँ कहे जल मार्ग से जो व्यापार करने आती है वो कौन होती है आपकी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे अधिकार पत्र प्रदान होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, इसी के साथ देख लेते हैं इसको। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, को समुद्री मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया गया। ये समुद्री मार्ग से पहला व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र था और वहाँ पे स्थल मार्ग से व्यापार करने वाली लीवेंट कंपनी पहली थी। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों ये याद रखिएगा। लंदन में, यहाँ देखेंगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह का कौन था? तो उस टाइम अकबर का शासनकाल चल रहा था। गठन कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। तो इस तरह से हम देखेंगे उस टाइम पे इसका। तो यहाँ पे हम देखेंगे 31 दिसंबर 1600 को तो उसे अधिकार पत्र प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1588 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1588 में। अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? तो 31 दिसंबर 1600 को प्रदान किया गया। उस टाइम भारत पर शासन किसका था? तो अकबर का शासन चल रहा था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, आगे पॉइंट में आ चुका है ये कि 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में जो भी दिया रहे आप देख लीजिए, मछलीपट्टनम भी नाम है उसका, मछलीपट्टनम भी नाम है। एक अस्थायी कारखाना स्थापित करते हैं दक्षिण भारत में 1611 में। कौन करता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम शासनकाल किसका चल रहा है? तो जहांगीर का चल रहा है। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना स्थापित कौन करता है? तो 1613 में जो है सूरत में स्थापित कारखाना आपका अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना होता है। इसकी भी बात हम कर चुके हैं कि ये पश्चिम भारत में स्थापित किया जाता है। तो उस टाइम शासनकाल किसका चल रहा है? आपका जहांगीर का चल रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के शासनकाल में 1608 में कौन आता है? तो 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस इनके दरबार में पहुंचता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और इनसे परमिशन लेता है, लेकिन परमिशन पाने में असफल रहता है। लेकिन जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी, प्लस कुछ मनसब भी प्रदान किया था। कितना मनसब प्रदान किया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट जो थे अंग्रेज अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में पुर्तगालियों को किस स्थान पे हराया गया? तो स्वावल्ली के, याद रखिएगा, स्वावल्ली याद रखिएगा इस स्थान को। इस स्थान पे जो है थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। अगला हम देखेंगे 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच आपका गुजरात में है, सूरत भी आपका गुजरात में है, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए। तो 1625 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ स्थापित कर लिए थे अपने कारखाने? तो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए। अगला है हमारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम इस कारखाना स्थापित करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। जिन्होंने कब किया था? तो 1613 में किया था। जबकि डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने जो है 1668 में अपना कारखाना स्थापित किया। ये फ्रांसीसियों की पहली कारखाना थी। किस फ्रांसीसियों ने अपना पहला पूरे भारत में ही पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया 1668 में। और 1669 में इनका दूसरा कारखाना होता है मछलीपट्टनम में। ये टोटल मछलीपट्टनम में स्थापित करते हैं दूसरा कारखाना फ्रांसीसी। ये किसके सहयोग से होता है? तो फ्रांसीसियों के जो वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उनके सहयोग से ये 1668 में अपना कारखाना सूरत में स्थापित करते हैं। अगला हम देखेंगे 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कहाँ के हैं ये? तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इनका नाम ध्यान रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कौन है? कैथरीन नाम है इनका। और इनका विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से होता है। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि बम्बई को जो है दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में किसको दे दिया? तो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय यहाँ आके शासन करते नहीं, तो उन्होंने क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। मतलब क्या है आपका? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। कितने में? तो 10 पाउंड वार्षिक किराए के उस पर दे दिया है कि वार्षिक किराया इनको 10 पाउंड का मिलता रहेगा। और ये अपना जो बम्बई है किसको दे दिए हैं? तो अंग्रेजों को दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक कौन थे जिन्होंने अपना बम्बई को दिया अंग्रेजों को? तो चार्ल्स द्वितीय थे। और कितने मतलब वार्षिक किराए पे दिया था? तो पहले बात ये वार्षिक है, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इन्होंने कब दिया?
तो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया बम्बई को। अगला देखेंगे हम, अवध के नवाब सादत अली। अवध के नवाब उस टाइम कौन थे? सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। तो सादत अली जो थे उन्होंने 1797 में प्रयागराज का जो किला है आपका, लाल किला जो बना है आपके संगम के तट पे, किसको दे दिया? तो अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सौंप दिया। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को जो है अंग्रेजों द्वारा भारत से, औरंगजेब द्वारा, यहाँ पे औरंगजेब हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो औरंगजेब ने जो है सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया था भारत से। क्यों किया था? क्योंकि ये सर जॉन चाइल्ड जो थे हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें हज जाने पे रोक कर रहे थे, मतलब रोक लगा रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए इनको निष्कासित कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। ये उस टाइम पे बम्बई के गवर्नर थे 1688 में, सर जॉन चाइल्ड। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम देखेंगे कब से कब तक हुआ, तो 1746 से लेकर 48 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है इंग्लैंड में चल रहा था। ये शुरू कब हुआ था? तो 1740 में इंग्लैंड में आरंभ हुआ था और इसका विस्तार मात्र था। जो इंडिया में चल रहा था वो क्या था? इसका विस्तार था कि वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे, तो भारत में भी उसका असर देखने को हमें मिल रहा था। इस वजह से आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो वहाँ पे तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार चल रहा था, लेकिन यहाँ भी तो कोई कारण चाहिए इनको युद्ध करने के लिए। तो अंग्रेजी जो कैप्टन नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? बर्नेट। इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। तो इस कारण यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हुआ क्या? तो अंग्रेजों जब इसकी संधि होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो वो प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सला-चैपल की संधि कहते हैं। इससे जो है पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है और इसी के तहत अंग्रेजों को मद्रास पुनः दे दिया जाता है। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास दे दिया और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त कब होता है? तो 1748 में समाप्त हो जाता है। सेकेंड युद्ध हम देखेंगे। कर्नाटक का सेकेंड युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1749 से लेके 54 तक होता है। 54 तक आपका सेकेंड युद्ध चलता है। ये अनिर्णायक युद्ध था, इसमें कोई हार जीत नहीं हुई। तो अगला हम देखेंगे कर्नाटक का हम तृतीय युद्ध देखेंगे, जो कब से कब तक रहता है? तो ये आपका 1758 से लेके 58 से लेके 63 तक। तो 1758 से लेके 1763 तक आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है और ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। तो पेरिस की संधि से आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। पहला जो है एक्सला-चैपल की संधि से समाप्त होता है और दूसरा आपका अनिर्णायक युद्ध रहता है। अब हम देखेंगे मैसूर का युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या हुई थी? ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हो गई थी, मतलब अंग्रेजों की हार हो गई थी। किस अंग्रेज ने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति का आरंभ किया था? तो ये किसने किया था? आपका डुप्ले ने किया था। तो डुप्ले ने ये तरकीब लगाई कि भारतीय राजा जब एक दूसरे से लड़ रहे हों तो उनकी सहायता करके किसी एक मजबूत पक्ष का साथ लेके और दूसरे से क्या करना, अगर आप किसी का साथ दोगे तो उससे कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो यही नीति जो है डुप्ले ने आरंभ की थी। ये जो थे फ्रांसीसी गवर्नर थे उस टाइम पे। आगे हम देखेंगे लुई 14वें, इनका नाम क्या था? लुई 14वें। लुई 14वें के वित्त मंत्री कौन थे? तो कोलबर्ट थे। और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। लुई जो थे 14वें शासक थे और इनके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा जो है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, मतलब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अदर नेम क्या था? तो कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस इसका नाम था। आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस किसका नाम है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? यही था आपका। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1664 में होती है। किसने की? तो लुई 14वें के जो वित्त मंत्री थे वो कोलबर्ट के द्वारा की जाती है।
अगला हम देखेंगे बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि डचों का कारखाना बंगाल में कौन कौन सा था। तो इन्होंने जो है चिंसुरा और हुगली में अपने कारखाने स्थापित किए थे। किसने? डचों ने किया था। फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, इसलिए कोई भी निर्णय लेने में बहुत लेट होता था। 1632 ईस्वी में हम यहाँ पे देखेंगे 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में सर्वप्रथम कब प्रवेश करती है? तो 1632 में करती है। ये भी आपका पूछा गया, पटना मतलब बिहार स्पेशल था कि 1632 में पटना में प्रवेश किस कंपनी का होता है? तो डच कंपनी का होता है। भारत में तो ये पहले आ चुकी है, लेकिन पटना में स्पेशली पूछा गया है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी जो थे अपना दक्कन का क्षेत्र में शक्ति स्थापित करने में क्या थे? असफल रहे। ऐसा कारण क्या था कि वो ये असफल हो गए दक्कन क्षेत्र में? तो अंग्रेज़ों की फ़ौज जो थी बहुत शक्तिशाली थी। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजी फ़ौज जो थी या अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए ये दक्कन पे अपना प्रभाव क्षेत्र नहीं बना पाए फ्रांसीसी। अगला हम देखेंगे पौंडीचेरी। तो फ्रेंच या फ्रांसीसियों का जो केंद्र था वो क्या था? तो पौंडीचेरी था। पुर्तगीज या पुर्तगालियों का केंद्र क्या था? तो गोवा था। डेन का आपका ट्रावनकोर था या ट्रान के बार जो भी लिखा है। और डच का क्या था? तो मद्रास था। तो इन सभी का जो केंद्र था वो कौन कौन सा था? तो फ्रेंच या फ्रांसीसी का पौंडीचेरी, पुर्तगाली का गोवा। पुर्तगाली पहले कोची पे रहते हैं, लेकिन बाद में ये गोवा में शिफ्ट कर जाते हैं। इनका मूल केंद्र क्या हो जाता है? गोवा हो जाता है। डेन का आपका ट्रावनकोर होता है और डच का मद्रास होता है। यूरोप वासियों में सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? तो यूरोप वासी जो थे सोरा और अफीम को अच्छी किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे? तो बिहार से प्राप्त करते थे। ये आपका क्वेश्चन इरेज होता है कि सोरा और अफीम को कहाँ से प्राप्त करते थे यूरोप वासी? तो बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे, इनके कहाँ कहाँ इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये इतने जगह इन्होंने अपनी कारखानाएं स्थापित की। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पे कि कहाँ पे मृदा बहुत अच्छी है, कहाँ पे उपज बहुत अच्छी होती है, तो उस आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, मतलब भूमि पर राजस्व कितना लगाना चाहिए, इसका मूल्यांकन किसने सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले आपके शेर शाह सूरी ने किया था। उसके बाद अकबर अप्लाई करता है और सब उसके बाद कौन करता है? तो अंग्रेजों द्वारा इस मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती कौन लेके आया है? तो ये आपके पुर्तगाली ले आए हैं। पुर्तगालियों की देन क्या है? तंबाकू की खेती, लाल मिर्च की खेती, प्लस आपका प्रिंटिंग प्रेस जो गोवा में स्थापित होता है पहला, ये इन्होंने किससे सीखा? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही सीखा गया। अब पुर्तगाली जहाँ जाएंगे अपनी जो कल्चर है उस चीज़ को तो स्थापित करेंगे ही। तो वहाँ पे तंबाकू भारत में किन्होंने लाया? पुर्तगाली ने। लाल मिर्च लाया, प्लस आपके प्रिंटिंग प्रेस भी यही लेके आते हैं। अगला हम देखेंगे किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो कंपनी भी एक असंगत ही है। तो ये टिप्पणी जो है कौन करता है? तो टीबी मैकाले करते हैं। ये मैकाले जी की बात है जिन्होंने ये कहा है। तो ये स्टेटमेंट वाइज पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से इसको तैयार कर लीजिएगा। एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा मैकाले ने ही कहा है। अब मैकाले के बारे में हम और कुछ भी जानते हैं। तो 1834 से 1838 तक ये जो थे भारत के कहाँ थे? भारत की सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान भी रहे थे। कब से कब तक? तो 1834 से 1838 ईस्वी तक वो भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर थे, प्लस लॉ कमीशन के प्रधान भी कौन थे? तो मैकाले थे।
मैकाले मिनट आप लोगों ने सुना ही होगा, उसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि किसने तैयार की है? तो मैकाले ने ही तैयार की है, जिससे आज हम आईपीसी कहते हैं, वो किसने तैयार की है? तो मैकाले ने ही तैयार की है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो ये भी आपका कौन काम करता है? मैकाले ही करते हैं। मैकाले ने ही अंग्रेजी को भारत में लाया है। भारत की सरकारी भाषा कौन बनाया? अंग्रेजी को, तो मैकाले ने। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, किसने डिसाइड किया? तो मैकाले ने डिसाइड किया। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण क्या थे? अंग्रेज क्यों सफल हो गए भारत में कंपनी स्थापित करने में या अपना प्रभुत्व जमाने में, और फ्रांसीसी क्यों असफल रहे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला कारण है ये, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। अंग्रेजों ने जब बंगाल विजय की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया वहाँ से, प्लस उनकी जनशक्ति भी या जनशक्ति का मिलना काफ़ी ज़्यादा रहा। अब इनको जनशक्ति कैसे मिली? क्योंकि ये बैक साइड में रह के काम करते थे। जैसे नवाब को आगे कर दिया इन्होंने, आपका बक्सर के युद्ध में क्या होता है, तो इनको बहुत सारा धन मिलता है, प्लस ये क्या करते हैं, नवाब को हर एक चीज़ में आगे कर देते हैं। जहाँ धन और संपत्ति की बात होती है, ये अपने आप को वहाँ पे आगे रखते हैं। बाकी जनता से किसको निपटना है? तो बादशाह को निपटना है। तो आगे हम देखेंगे इस वजह से इनके सफलता के कारण कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे। आगे हम देखेंगे अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत तो इनकी काफ़ी अच्छी थी, आधुनिक हथियार थे, प्लस सैनिक जो है प्रशिक्षण थे, पश्चिमी देश के जो प्रशिक्षण पद्धति थी वहाँ से वो प्रशिक्षित हुए थे। तो अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं